एवरीवन, मैं अरुण आप लोगों का स्वागत करता हूँ इंटेंस फोकस एकेडमी में। आज के एमएसएन के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या हाइपोकैल्सीमिया। कैल्शियम का क्या रोल है हमारे बॉडी के अंदर, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम हमारे बॉडी के अंदर किस किस उसके अब्जॉर्प्शन में किस किस फैक्टर्स को जो है अफेक्ट करता है, कौन कौन सा फैक्टर जो है अफेक्ट करता है कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉर्मल लेवल क्या है कैल्शियम का, उसके बाद डायग्नोसिस देखेंगे, कॉजेज देखेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाइपोकैल्सीमिया। ओके, तो हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है? तो हाइपो एज इट नेम डिनोट्स, उसका हाइपो का मतलब होता है क्या, डिप्लेशन या फिर डिफिशिट। ओके, किसी भी चीज का अगर कमी हो जाए या फिर डिफिशिट हो जाए या फिर डिप्लेशन हो जाए हमारे बॉडी के अंदर, देन दिस टर्म इज नोन एज हाइपो। ओके, तो हाइपोकैल्सीमिया, तो कैल्शियम का शॉर्ट फॉर्म में जाएगा कैल, और ईमिया मीन्स होता है ब्लड। यानी अगर हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए, यानी हमारे ब्लड में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए, देन दिस कंडीशन विल बी नोन एज हाइपोकैल्सीमिया। ओके, तो कैल्शियम जो है कैल्शियम का जो है कुछ जनरल पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, क्या कि कैल्शियम क्या क्या हमारे बॉडी के अंदर कहाँ से मिलता है, कैसे ऑब्जर्व होता है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके ऑब्जर्प्शन को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड इन आवर बॉडी। कैल्शियम कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? तो कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड इन आवर बॉडी थ्रू इंजेस्टेड फूड ओनली, मोस्टली। ओके, तो इस पॉइंट का कहने का क्या मतलब है कि जितने भी कैल्शियम हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, चाहे वो स्केलेटल सिस्टम में जाए या फिर इनऑर्गेनिक ब्लड में पाया जाए आयनिक फॉर्म में, तो ऑल द कैल्शियम कम्स फ्रॉम द ओनली सोर्स। इसका कहने का मतलब ये है ना कि ओनली सोर्स ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी दैट इज इंजेस्टेड फूड। जितना भी हम लोग फूड खाते हैं उससे हम लोग को क्या करता है, कैल्शियम मिलता है। ओके, अब देख लेते हैं क्या कि 99% ऑफ द कैल्शियम आर प्रेजेंट इन आवर स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में मतलब जितना भी हम लोग कैल्शियम लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, या जितना भी कैल्शियम हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, उसका 99% कहाँ चला जाता है? स्केलेटल सिस्टम में चला जाता है। ओके, अब दो हार्मोन आते हैं तो वो देख लेते हैं कि पैराथायराइड हार्मोन यानी पीटीएच, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीटीएच भी बोलते हैं। ठीक है, तो पीटीएच इज सिक्रेटेड बाय किस ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है? तो पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड होता है एट द बैक ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये जनरली 4 होते हैं, 4 इन नंबर्स, या फिर 4 लोब्स हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो पैराथायराइड ग्लैंड पहला हार्मोन का नाम हो गया, एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन, यानी दो ऐसे हार्मोन है, फर्स्ट वन इज पैराथायराइड एंड सेकंड वन इज कैल्सिटोनिन। दे बोथ कंट्रोल द लेवल ऑफ कैल्शियम इन आवर ब्लड। ओके, ये कैल्सिटोनिन कहां से सिक्रेट होता है? तो सिक्रेट होता है किससे? थायराइड ग्लैंड से। ये कहां से सिक्रेट होता है? थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ओके, और थायराइड ग्लैंड में कौन सा सेल, अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कि कौन सा सेल सिक्रेट करता है कैल्सिटोनिन को, दैट इज सेल सी सेल जो है क्या करता है, थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन को सिक्रेट करता है। सी सेल कहां पाए जाएंगे? तो थायराइड ग्लैंड में पाए जाएंगे। मेंटेन द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ये क्या करते हैं कैल्शियम लेवल को। तो दो, अगेन आई एम रिपीटिंग कि दो ऐसे हार्मोन है, दैट इज फर्स्ट इज पैराथायराइड हार्मोन एंड सेकंड वन इज कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये दो ऐसे हार्मोन हैं जो क्या करते हैं, कैल्शियम के लेवल को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं हमारे ब्लड के अंदर। कैल्शियम इज एब्जॉर्ब्ड इन आवर बॉडी इन प्रेजेंस ऑफ, अब देखिए, अब जब कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन के लिए कौन कौन सी चीजों का रिक्वायरमेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो फर्स्ट जो हमारा क्या है, विटामिन डी। ओके, स्पेसिफिकली बोला जाए तो विटामिन D3 होता है। एंड गैस्ट्रिक जूसेस आर इन आवर, गैस्ट्रिक जूसेस का भी क्या होता है, इंपॉर्टेंस है कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन में इन आवर स्टोमक। तो कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन के लिए दो चीजें जरूरी है, फर्स्ट वन इज विटामिन D3 एंड सेकेंड इज गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, इन दोनों के हेल्प से क्या करता है, हमारा कैल्शियम जो है ऑब्जॉर्ब होता है। कैल्शियम इज, आप देखते हैं कैल्शियम का फंक्शन क्या है। तो कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट कहाँ इंपॉर्टेंट है? तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, मसल के रिलैक्सेशन में भी हेल्प करता है। ओके, नर्व इंपल्स ट्रांसमिटिंग, यानी नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने में भी इसका रोल होता है। ब्लड के क्लॉटिंग में भी इसका रोल होता है। हार्ट मसल के कॉन्ट्रैक्शन में भी इसका रोल होता है। तो यानी मेनली इसके 3 या 4 है। तो फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट रोल कहाँ प्ले करेगा? तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में प्ले करता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। रिलैक्सेशन में भी हेल्प करता है। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा,
नर्व इम्पल्स ट्रांसमिटिंग, यानी नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प कर सकता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है और हार्ट मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या कि पैराथायराइड हार्मोन इज हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ये पीटीएच क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, जनरली इंक्रीज करता है। कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है ये पीटीएच इंक्रीज कर देता है फ्रॉम फूड टू इंटेस्टाइन। ओके, अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इज अफेक्टेड बाय एल्बुमिन, पीएच और फॉस्फेट। फॉस्फेट भी अफेक्ट करता है। तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। देखिए कहने का क्या मतलब है ना यहाँ पे कि अगर ये compete करता है किससे, कैल्शियम से, मतलब एल्बुमिन अगर प्रेजेंट है तो कैल्शियम की जगह कोई भी सब्सटेंस है वो जो कैल्शियम से बाइंड होना चाहिए वो किससे बाइंड हो जाएगा, एल्बुमिन से बाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब पीएच अगर मान लीजिए हमारा अप एंड डाउन होता है, यानी एसिडिक होता है, बेसिक होता है, उस केस में भी क्या होता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है अफेक्ट करता है। और फॉस्फेट आयन भी जस्ट लाइक एल्बुमिन ये हेल्प करता है। ठीक है, एल्बुमिन के जैसे ये बिहेव करता है। जैसे कोई भी चीजें हैं ये अब हम लोग आगे देखेंगे, इस सब करो देखते हैं। तो हाइपोकैल्सीमिया का अब हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। हाइपोकैल्सीमिया किसको कहते हैं, क्या होता है। तो हाइपोकैल्सीमिया क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। फर्स्ट हमारा देख लेंगे क्या कि हाइपोकैल्सीमिया क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है इन विच देयर इज डिफिशिट और डिप्लीशन और लो कैल्शियम लेवल इन आवर ब्लड। तो मैंने पहले ही बताया था कि डिफिशिट हो जाता है या फिर डिप्लीशन हो जाता है या फिर लो कैल्शियम लेवल हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर। तो हाइपोकैल्शियम में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जिसमें कि कैल्शियम लेवल हमारा बॉडी के अंदर क्या होता है, कम हो जाता है या फिर डिफिशिट हो जाता है या फिर डिप्लीशन हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं कैल्शियम का कितना होता है। तो नॉर्मल वैल्यू अगर बोला जाए दैट इज मिलीग्राम पर डेसीलीटर में अगर देखा जाए तो 9 से लेके 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। कहीं कहीं 8 भी देखने को मिलता है। उसके बाद मिली इक्विवेलेंट में देख ले तो 4.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है ये हमारा हो गया मिली इक्विवेलेंट में। और मोल में, मिली मोल में अगर देखा जाए तो 2.2 टू 2.7 मिली मोल होता है। तो दीज आर द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कैल्शियम। अगेन आई एम रिपीटिंग 9 टू 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये हो गया हमारा। सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा 4.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और मिली मोल में अगर देखा जाए तो 2.2 टू 2.7 मिलीमोल पर लीटर। अब हाइपोकैल्सीमिया क्या हो जाएगा, अगर लेस देन मिलीग्राम 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या फिर लेस देन 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, अगर इससे अगर कम हो जाता है देन दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोकैल्सीमिया। इसको क्या कहेंगे, हाइपोकैल्सीमिया कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम हो जाए कैल्शियम का लेवल हमारे ब्लड के अंदर यानी हमारी बॉडी के अंदर, या फिर less than 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, then this condition is known as hypocalcemia। अब टर्म इन्फेंट में देख लेते हैं, यानी टर्म बेबी में देख लेंगे क्या होगा। तो टर्म बेबी में अगर लेस देन 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ओके, लेस देन 8 ग्राम पर डेसीलीटर है, या फिर इन आयोनिक कैल्शियम, आयोनिक कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आगे बताएंगे इसके बारे में। तो आयोनिक कैल्शियम अगर 1 मिलीमोल से कम है देन दिस कंडीशन इन इन्फेंट या फिर टर्म बेबी इज नोन एज हाइपोकैल्सीमिया। और प्री टर्म के लिए देख लेते हैं। तो प्री टर्म के लिए क्या होगा, लेस देन 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या फिर आयोनिक कैल्शियम हमारा कितना होना चाहिए 0.8 मिलीमोल से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। देन दिस कंडीशन, दीज आर द 2 कंडीशन in babies। Okay, symptoms of hypocalcemia only develops when there is low ionic calcium in blood। अब देखते हैं कैल्शियम में मैंने बताया था 2 फॉर्म पाया जाता है, एक होता है स्केलेटल सिस्टम में और दूसरा पाया जाएगा हमारा आयनिक सिस्टम, आयनिक फॉर्म में। तो कैल्शियम के 2 फॉर्म हो गए, एक पाया जाएगा हमारा स्केलेटल में और दूसरा पाया जाएगा आयनिक में। आयनिक में कहाँ पाया जाएगा, ब्लड में पाया जाएगा। तो मान लेते हैं किसी भी केस में मान लेते हैं कि स्केलेटल सिस्टम में बहुत सारा हमारा कैल्शियम डिपॉजिट है, ठीक है, इसमें पर्याप्त है, लेकिन आयनिक में कम है। ठीक है, 2 केस हो सकता है। तो आयनिक में कम है तो इसमें भी सिम्टम्स देखने को। मेनली कहने का मतलब क्या है कि सिम्टम्स तभी डेवलप होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जब आयनिक ब्लड कम हो जाएगा। इट मीन्स दैट क्या हुआ कि आयनिक, मान लेते हैं सेकंड केस हमारा कि आयनिक में जो आयनिक कैल्शियम है हमारा क्या पर्याप्त है, मतलब नॉर्मल है, ठीक है। और स्केलेटल सिस्टम मान लीजिए हमारा कम है।
तो स्केलेटल सिस्टम में जब कम रहेगा और ब्लड में नॉर्मल रहेगा तब भी हमको सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेगा। सिम्टम्स ओनली अपीयर होंगे जब हमारा क्या रहेगा, आयनिक ब्लड यानी आयनिक कैल्शियम हमारा कम रहेगा, यानी ब्लड में कैल्शियम अगर कम होगा तभी सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलेगा। इट हैज नो रिलेवेंट या फिर रिलेवेंस टू द स्केलेटल कैल्शियम, स्केलेटल कैल्शियम से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा इस चीज। तो हाइपोकैल्सियम के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसके कॉजेज हो सकते हैं, उसके बाद हम लोग कॉजेज को डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके कॉजेज को मेनली हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट कॉजेज में क्या क्या देख सकते हैं, तो एल्बुमिन की कमी हो सकता है या फिर एल्बुमिन हमारे बॉडी में अगर कम प्रेजेंट है उस केस में क्या हाइपोकैल्सियम में हो सकता है, या फिर चिलेशन, ये हम लोग देखेंगे एक एक करके क्या क्या होता है। सेकेंड हमारा कॉज हो जाएगा हमारा क्या, विटामिन डी। थर्ड हमारा कॉज हो जाएगा क्या, पीटीएच। एंड फोर्थ में हम लोग अदर्स देख सकते हैं। तो इस कॉजेस को मैंने अगेन आई एम रिपीटिंग, कॉजेस को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा कॉज, एल्बुमिन या फिर चिलेशन। सेकेंड हमारा कॉज हो जाएगा क्या, विटामिन डी। थर्ड हमारा कॉज हो जाएगा पीटीएच एंड फोर्थ हमारा अदर्स, ठीक है। तो एल्बुमिन या फिर चिलेशन, एल्बुमिन जो है ना, एल्बुमिन हमारे प्लाज्मा में होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा में होता है, तो एल्बुमिन एक क्या है, प्रोटीन है। और ये बाइंड किससे, एल्बुमिन जो है बाइंड करता है कैल्शियम के साथ, ठीक है। कैल्शियम के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा और ब्लड में एल्बुमिन जो है किसके साथ बाइंड होता है, कैल्शियम के साथ होता है और इस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो अगर एल्बुमिन कम रहेगा, यानी एल्बुमिन अगर कम रहेगा, यानी कैल्शियम और एल्बुमिन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर इन दोनों में से किसी का भी अगर जो है ना अमाउंट कम हो जाएगा, देन कैल्शियम का अमाउंट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा। या तो एल्बुमिन का अमाउंट कम हो जाएगा तब भी कैल्शियम कम हो सकता है, या फिर कैल्शियम रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कम तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो एल्बुमिन तो समझ गए। अब चिलेशन क्या होता है, चिलेशन में क्या होता है कि कैल्शियम जो है बाइंड करता है विथ अदर प्रोडक्ट। तो कैल्शियम जो है किस किस प्रोडक्ट से बाइंड कर सकता है, तो देख लेते हैं। तो सोडा बाइकार्ब यानी NaCO3 से क्या हो सकता है, ये बाइंड कर सकता है, ओके। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में चिलेशन हम लोग को देखने को मिलता है, और लैक्टेट में हम लोग को देखने को मिलता है चिलेशन, यानी लैक्टेट जो है चिलेशन शो करता है, यानी ये कम्पीट करता है कैल्शियम से, यानी कैल्शियम को हटाकर ये खुद बाइंड हो सकता है, ठीक है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, कैल्शियम में जो है एल्बुमिन और कैल्शियम का है डायरेक्ट रिलेशन है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कैल्शियम एल्बुमिन जितना ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर रहेगा उतना ही ज्यादा कैल्शियम को वो क्या करेगा, बाइंड करके रखेगा, और हमारे ब्लड में उतना ही ज्यादा कैल्शियम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो और उसके बाद चिलेशन देख लेते हैं। चिलेशन में क्या होता है कि कैल्शियम बाइंड करता है अदर प्रोडक्ट के साथ। अदर प्रोडक्ट में क्या क्या आ सकते हैं, ये किस किस कंडीशन में देख सकते हैं। अगर हम ज्यादा यूज कर देते सोडा बाइकार्ब या फिर NaCO3, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, चिलेशन देखने को मिल सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम लोग को चिलेशन देखने को मिल सकता है, और लैक्टेट अगर ज्यादा हो जाएगा तो भी हम लोग को चिलेशन देखने को मिल सकता है। अब विटामिन डी, तो विटामिन डी में क्या देख सकते हैं कि अगर न्यूट्रिशनल लेवल कम है हमारे विटामिन डी का, मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि क्या होता है कि विटामिन डी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एब्जॉर्प्शन में। तो अगर विटामिन डी ही कम रहेगा यानी न्यूट्रिशनल लेवल ही कम रहेगा तो क्या हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया को लीड कर सकता है। सन एक्सपोजर कम रहेगा या फिर मैल एब्जॉर्प्शन रहेगा विटामिन डी का, तब भी उस केस में हम लोग को हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। सीलियक डिजीज है, तो कोई भी सीलियक डिजीज इट मींस टू इंटेस्टाइनल डिजीज, कोई भी सीलियक डिजीज मेनली रिफर्स टू द इंटेस्टाइनल डिजीज। तो कोई भी इंटेस्टाइनल डिजीज है तो उससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट विल लीड टू द हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन, ओके। अगर कोई भी सर्जरी या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी हुआ है तो भी उस कंडीशन में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, विटामिन डी कम एब्जॉर्ब होगा, ऑब्वियस सी बात है, कैल्शियम जो है कम एब्जॉर्ब होगा। पीटीएच में देख लेते हैं पैराथायराइड हार्मोन में। तो पैराथायराइड हार्मोन में क्या क्या हो सकता है, या तो हाइपोपैराथायराइडिज्म हो सकता है, यानी पीटीएच का लेवल कम प्रोड्यूस हो रहा है या फिर पीटीएच कम प्रोड्यूस हो रहा है, उस कंडीशन में भी हम लोग को क्या देखने को मिल सकता है, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिल सकता है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, इस कंडीशन में भी हम लोग को देखने को क्या मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। अदर्स में क्या आ सकता है, फॉस्फेट, अगर फॉस्फेट जो है अगर ज्यादा होगा तो फॉस्फेट और
कैल्शियम का जो इन्वर्स रिलेशन है, ओके, ये मैं बताऊंगा आगे एक एक कॉजेस को जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। तो फॉस्फेट अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, अभी इतना समझिए कि कैल्शियम जो है क्या होगा, कम एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट हम लोग देख लेते हैं क्या, अब एक एक करके देख लेते हैं। तो इंजरी और डैमेज टू द पैराथायरॉइड ग्लैंड, इंजरी और डैमेज अगर हो जाएगा पैराथायरॉइड ग्लैंड में तो हम लोग को क्या मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया देखने को। हाइपोएल्बुमिनिया यानी एल्बुमिन एक प्रोटीन है, उसका अगर लेवल कम हो जाता है बॉडी के ब्लड के अंदर तो हाइपोएल्बुमिया कैसे करता है, क्या कॉज करता है देख लेते हैं। एल्बुमिन क्या है, एक हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन है, ठीक है, प्रेजेंट इन आवर प्लाज्मा। तो ये क्या करता है कि इसमें क्या होगा कि एल्बुमिन का लेवल कम हो जाएगा प्लाज्मा के अंदर। और मैंने पहले ही बताया था कि कैल्शियम और एल्बुमिन दोनों एक साथ बाइंड होके आयोनाइज्ड कैल्शियम बनाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो प्रेजेंट रहता है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। तो एल्बुमिन का लेवल ऑब्वियस सी बात है, अगर एल्बुमिन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एल्बुमिन का लेवल कम हो जाएगा तो ये क्या करेगा, कम कैल्शियम को क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो इससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ओवरऑल कैल्शियम हमारे बॉडी के अंदर या फिर ब्लड के अंदर ओवरऑल लेवल ऑफ कैल्शियम विल डिक्रीज, ओके। तो इस तरह से हाइपोएल्बुमिनिया जो है हमारे कैल्शियम को अफेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद हाइपरफॉस्फेटेमिया, इसका क्या मतलब है कि फॉस्फेट का जो लेवल है, फॉस्फेट का लेवल क्या है, बढ़ जाएगा हमारे ब्लड के अंदर। जब फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या करता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है ना कि कैल्शियम किससे बाइंड करता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि कैल्शियम बाइंड करता है एल्बुमिन से। नॉर्मल कंडीशन में क्या मैंने बोला कि कैल्शियम बाइंड करता है एल्बुमिन से, लेकिन मैंने बताया था कि कैल्शियम जो है क्या करता है, चिलेशन करता है, या फिर इसको कह सकते हैं देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ये याद रखिएगा, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन कैल्शियम एंड फॉस्फेट, यानी फॉस्फेट का अगर अमाउंट बढ़ जाएगा तो कैल्शियम का अमाउंट घट जाएगा। क्यों घट जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो कैल्शियम फॉस्फेट का अमाउंट बढ़ गया तो वो कैल्शियम को हटाकर खुद बाइंड हो जाता है किससे, एल्बुमिन से, और ये क्या करता है कि टिश्यू में एक्युमुलेशन हो जाता है, टिश्यू में एक्युमुलेशन हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये कॉज कर सकता है क्या, हाइपोएल्बुमिनिया। अगेन आई एम रिपीटिंग, हाइपरफॉस्फेटेमिया, इसका मतलब क्या होता है कि फॉस्फेट का लेवल क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, फॉस्फेट का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। नॉर्मल लेवल में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि कैल्शियम किससे बाइंड होता है, एल्बुमिन से बाइंड होता है, कैल्शियम किससे बाइंड होता है, एल्बुमिन से बाइंड होता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाएगा तो कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, एज फॉस्फेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैल्शियम, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये कैल्शियम को हटा देगा और खुद जाके बाइंड हो जाएगा, तो ये कंपाउंड बना लेता है और ये क्या करता है, टिश्यू में एक्युमुलेशन कहलाता है, ठीक है। दिस काइंड हाइपरफॉस्फेटेमिया विल आल्सो लीड टू द हाइपोकैल्सीमिया, ये समझ में आया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन जीआईटी में अगर माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो हम लोग को हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिल सकता है। इम्प्रॉपर और लो और इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ विटामिन D3 एंड कैल्शियम, अगर विटामिन D3 और कैल्शियम का जो है इनप्रॉपर या फिर इनएडिक्वेट अमाउंट में हम लोग इनटेक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इट विल लीड टू द हाइपोकैल्सीमिया। क्रॉन्स डिजीज में हम मेनली हम लोग देखेंगे क्या, इलियाटिस में क्या होता है कि इसको आल्सो नोन एज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या फिर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक, सॉरी बॉडी के अंदर नहीं, इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्या, तो इन्फेक्शन में भी हम लोग को क्या देखने को मिल सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, ठीक है। उसके बाद किडनी फेलियर में भी हम लोग को क्या देखने को मिल सकता है, हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिल सकता है। ल्यूकेमिया में भी हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद मेरी ब्लड डिसऑर्डर में भी हम लोग देख सकते हैं। अल्कोहल इंटेक, ये इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल इंटेक दिस कैन आल्सो लीड टू द कंडीशन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। उसके बाद ड्रग्स में मेनली हम लोग क्या क्या ड्रग्स देख ले, अगर लॉन्ग टाइम से कोई भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या फिर बहुत सारे मेडिसिन है जो चल रही है लॉन्ग ड्यूरेशन से, तो इट विल आल्सो लीड टू द हाइपोकैल्सीमिया। तो इसमें देख लेते हैं ड्रग्स में कौन कौन से ड्रग जो है हाइपोकैल्सीमिया करा सकते हैं या फिर इंड्यूस करा सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो पहला हो जाएगा हमारे क्या, CCB यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा हमारे क्या, जैसे प्रोपानॉल हो गया, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा क्या, डायूरेटिक्स का भी अगर ज्यादा यूज हो रहा है या फिर प्रोलॉन्ग यूज हो रहा है या फिर
बहुत दिनों से चल रहा डायूरेटिक्स, तो इट विल आल्सो लीड टू द कंडीशन हाइपोकैल्सीमिया। उसके बाद लैक्सेटिव्स भी अगर ज्यादा यूज हो रहा है या फिर लॉन्ग टाइम से यूज हो रहा है तो उस कंडीशन में भी हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया। या फिर फ्लोराइड में भी देखने को मिलेगा हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, इसके बाद कॉजेस के बाद अब हम लोग देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट। अब हम लोग देखेंगे क्या क्लिनिकल फीचर्स या फिर साइन एंड सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पहला हम लोग देखते हैं क्या, एंजाइटी या फिर इरिटेबिलिटी। तो हाइपोकैल्सीमिया का जो पेशेंट होंगे उसमें हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, एंजाइटी या फिर इरिटेबिलिटी। यानी सेकंड हमारा क्या है, टेटनी जो है अलार्मिंग साइन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मसल क्रैम्प्स हम लोग को देखने को मिल सकता है, स्पाज्म देखने को मिल सकता है, ट्रेमर्स मींस मतलब कि कांपना, हिंदी में कह सकते हैं कांपना। जैसे बुढ़े आदमी को देखेंगे तो हमेशा स्थिर नहीं रहता, हाथ उसका ऐसे ऐसे करते रहता है। तो दिस मूवमेंट या फिर अनकंट्रोल मूवमेंट या फिर लिटिल मूवमेंट, दिस इज नोन एज ट्रेमर। ओके, पैरास्थेसिया में क्या होता है कि नमनेस या फिर टिंगलिंग सेंसेशन हम लोग को देखने को मिल सकता है। एलिवेटेड बीपी में यानी अगर हमारा बीपी बढ़ा हुआ है तो बीपी में हम लोग क्या करते हैं, जनरली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन होता दे सकते हैं। तो अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे रहे हैं तो इट मींस दैट दिस कंडीशन विल लीड टू द हाइपोकैल्सीमिया। ओके, उसके बाद हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स। तो टेंडन क्या करता है कि मसल को किससे जोड़ता है, बोन से जोड़ता है, कनेक्ट करता है। टेंडन आर द कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट मसल टू बोन। तो क्या करते हैं, डीप टेंडन में क्या देखने को मिलता है, हाइपर एक्टिव, यानी टेंडन जो होगा वो हाइपर एक्टिव देखने को मिलेगा। तो ये भी हो सकता है हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स देखने को हम लोग को मिल सकता है। कार्डियक एरिथमिया देखने को मिल सकता है, यानी टेकिकार्डिया जनरली हम लोग को देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, वॉस्टेक्शाइन का इसका क्या मतलब हुआ, इसमें CH जो है साइलेंट रहेगा। हाँ, वॉस्टेक्शाइन इसमें क्या होता है कि फेशियल मसल जो होता है, फेशियल मसल इरिटेबिलिटी या फिर अनकंट्रोल मूवमेंट। यानी अगर हाइपोकैल्सीमिया का पेशेंट है तो उस पेशेंट को हम लोग जब टच करेंगे, उसके फेस को हम लोग टच करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल मूवमेंट होने लगता है या फिर इरिटेबिलिटी होने लगता है, ऐसे इस टाइप का करने लगेगा। ओके, उसके बाद ट्रोसोसाइन क्या होता है, तो ट्रोसोसाइन क्या होता है कि बीपी, जब भी ट्रोसोसाइन हम लोग को देखने को मिलता है बीपी मॉनिटरिंग। जैसे हम किसी पेशेंट को बोलेंगे कि लाइए अब हम आपका बीपी देखते हैं, तो जब उसका हाथ हम ऐसे करेंगे ना तो 1 से 2 मिनट या फिर 3 मिनट के बाद उसका जो हाथ का जो पोस्चर है वो इस तरह से टेंड होने लगेगा, यानी बढ़ने लगेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, टेंडन ट्रोसोसाइन बोलते हैं। बीपी, अगेन आई एम रिपीटिंग, बीपी मेजरिंग के टाइम ट्रोसोसाइन हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे हम उसके हाथ में कफ मसल लगाते हैं, ठीक है, तो कफ मसल लगाएंगे और प्रेशर देंगे, तो प्रेशर देंगे तो उससे क्या होगा, कैल्शियम का जो है एक्युमुलेशन होने लगता है। तो ये कंडीशन क्या करता है कि ऐसे ऐसे अनकंट्रोल मूवमेंट होने लगा उसका हाथ का, और ये क्या हो जाएगा, उसका पोस्चर चेंज हो जाएगा, हाथ का ऐसे मुड़ने लगता है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज ट्रोसोसाइन। या फिर हाइपोटेंशन में क्या, हाइपोटेंशन मेनली इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है, कैल्शियम का जो है इफ्लक्स होने लगता है। तो इफ्लक्स में हम लोग को हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिल सकता है। या फिर डायरिया में भी देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग या फिर इंक्रीज्ड GIT मोटेबिलिटी, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जब मोटेलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उस कंडीशन में भी हम लोग को देखने को मिल सकता है क्या, हाइपोकैल्सीमिया। ओके, उसके बाद एब्डोमिनल क्रैम्पिंग में भी हम लोग को देखने को मिल सकता है डायरिया या फिर एब्डोमिनल क्रैम्पिंग। न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या हम लोग को देखने को मिल सकता है, या फिर न्यूरोलॉजिकल चेंजेस या फिर सिम्टम्स हम लोग को क्या देखने को मिल सकती है, हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो डिप्रेशन, इसमें क्या हम लोग को देखने को मिल सकता है, डिप्रेशन देखने को मिल सकता है, पर्सनालिटी चेंज देखने को मिल सकता है, सीजर देखने को मिल सकता है, सीजर इज आल्सो नोन एज मिर्गी। ठीक है, तो पैपिलिडोमा देखने को मिल सकता है। पैपिलिडोमा में क्या होता है, ऑप्टिक नर्व के अराउंड क्या होता है, स्वेलिंग होता है। स्वेलिंग हो जाता है तो दिस विल लीड टू द हेमरेज या फिर ट्यूमर। तो पैपिलिडोमा जो है किससे रिलेटेड है, ऑप्टिक नर्व से। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, पैपिलिडोमा में क्या होता है, ऑप्टिक नर्व जो है इसके अराउंड क्या जाता है, स्वेलिंग होता है। तो इसके अराउंड स्वेलिंग होने से क्या होता है, हेमरेज या फिर ट्यूमर कॉज कर सकता है। ठीक है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज पैपिलोमा। ठीक है, लूजिंग कंट्रोल ओवर द मूवमेंट, यानी कंट्रोल अनकंट्रोल मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर इरिटेबिलिटी देखने को मिल सकता है। और डिमेंशिया यानी
मेमोरी लॉस, पार्शियल मेमोरी लॉस इज नोन एज डिमेंशिया। डिमेंशिया भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। अब हम लोग देखेंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, क्लिनिकल फीचर या फिर साइन एंड सिम्टम्स के बाद अब हम लोग देखेंगे क्या डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन या फिर डायग्नोसिस, क्या क्या हम लोग जांच कराएंगे जिसके द्वारा हम लोग को पता चलेगा कि whether the patient is hypocalcemic or not। तो इसमें हम लोग पहला हम लोग जांच कराते हैं क्या सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराते थे। सीरम इलेक्ट्रोलाइट में मेनली हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि सीरम कैल्शियम जो है, यानी सीरम कैल्शियम इट मींस इट डोनेटेड टू द कैल्शियम आयनिक कैल्शियम, यानी ब्लड में कितना कैल्शियम प्रेजेंट है। तो ब्लड में जितना कैल्शियम प्रेजेंट होगा उसमें हम लोग देखेंगे क्या दैट इज नोन एज सीरम कैल्शियम। तो सीरम कैल्शियम जो होगा हमारा क्या होगा, कम होगा, किससे 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हम लोग को देखने को मिलेगा ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये पहला हो गया हमारा क्या क्लिनिकल डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। ठीक है, सेकंड हम लोग को देखने को क्या मिलेगा कि लो प्लेटलेट काउंट। अगर हम लोग सीबीसी कराएंगे यानी कंप्लीट ब्लड काउंट दैट इज नोन एज सीबीसी। तो सीबीसी अगर हम कराते हैं पेशेंट का तो उसमें हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, प्लेटलेट काउंट कम देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग कराते हैं क्या ईसीजी करा सकते। तो मैंने क्लास साइन एंड सिम्टम्स में बताया था या फिर क्लिनिकल फीचर में बताया था क्या कि ईसीजी कार्डियक इरिथमिया कराता है। तो कार्डियक इरिथमिया के लिए हम लोग क्या देखेंगे, ईसीजी देखेंगे। तो ईसीजी में कोई चेंजेस आता है कि नहीं आता है। तो ईसीजी में क्या चेंजेस हम लोग को देखने को मिला, क्यूटी। ठीक है, तो कैल्शियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूटी प्रोलोंगेशन। ठीक है, अगर कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता है, अगर कैल्शियम का लेवल मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है, तो कैल्शियम का अगर लेवल ज्यादा हो जाएगा तो क्यूटी प्रोलोंगेशन कम हो जाएगा, यानी क्यूटी जो इंटरवल है वो हमारा क्या हो जाएगा। अगर सेकंड केस हम लोग देखते हैं क्या कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, यानी कैल्शियम का लेवल दैट इज हाइपोकैल्सीमिया। कैल्शियम का अगर लेवल कम हो जाएगा इट मींस दैट कि क्यूटी का जो प्रोलोंगेशन है यानी ड्यूरेशन वो क्या हो जाएगा, एक्सेसिवली बढ़ जाएगा नॉर्मल से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या ईसीजी चेंजेस। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या होगा सीरम प्रोटीन चेंज। सीरम प्रोटीन चेंज हम लोग को देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया था कि एल्बुमिन, एल्बुमिन क्या होता है, कहाँ से बनता है, तो लीवर में बनता है, सीक्रेट करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लीवर जो है डायरेक्टली बाइंड करता है किससे, कैल्शियम से। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा एल्बुमिन पाया जाएगा उतना ज्यादा कैल्शियम पाया जाएगा। ठीक है, तो अगर एल्बुमिन का लेवल कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कैल्शियम का लेवल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। उसके बाद ग्लोबुलिन देखते हैं। तो ग्लोबुलिन जो है ये वही कहाँ बनता है, तो ग्लोबुलिन में जो है 3 चेन होता है दैट इज फर्स्ट अल्फा बीटा एंड डेल्टा। ठीक है, अल्फा बीटा और डेल्टा होता है। ठीक है, या फिर गामा। तो अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा के दो चेन होते हैं दैट इज अल्फा 1 और अल्फा 2। ठीक है, इसी तरह से बीटा के भी 2 चेन होते हैं, बीटा 1 और बीटा 2। इन दोनों से हमारा कोई लेना देना, मेन हमारा काम है किससे, बीटा से, सॉरी डेल्टा से या फिर गामा से। तो डेल्टा या फिर गामा जो क्या करता है कि लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है किसमें, या फिर प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेगा प्लाज्मा सेल में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन हाइपोकैल्सीमिया में। अब हम लोग देख लेते हैं क्या ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट या फिर मेडिकल मैनेजमेंट, इसमें हम लोग देखते हैं क्या इसका ट्रीटमेंट जो है हाइपोकैल्सीमिया का जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली किस बेसिस पे होता है, तो सीवियरिटी के बेसिस पे होता है और ड्यूरेशन के बेसिस पे होता है। सीवियरिटी और ड्यूरेशन के बेसिस पे हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है माइल्ड या फिर क्रोनिक हाइपोकैल्सीमिया, और सेकंड हमारा क्या फॉर एक्यूट या फिर सीवियर कैल्सीमिया। तो माइल्ड या फिर क्रोनिक के लिए जो हम लोग क्या कर सकते हैं, ओरल सप्लीमेंट देते हैं। ओरल सप्लीमेंट देते हैं कैल्शियम का, कितना देते हैं 100,000 to 1500 मिलीग्राम पर डे विथ और विदाउट विटामिन डी। अगर विटामिन डी का लेवल ठीक है तो नहीं देंगे, अगर विटामिन डी का लेवल कम है तो विटामिन डी जो है जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये हेल्प करता है किसमें, विटामिन डी जो है हेल्प करता है अब्जॉर्प्शन में किसका, कैल्शियम का। ठीक है, ओरल सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो इसको हम लोग दे सकते हैं किसके द्वारा, विटामिन D3 के द्वारा से दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं। इसका डाइटरी अलाउंस कितना हो जाएगा, या फिर रिकमेंडेड डोज इसका कितना है 1000 to 1500 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, ये किस में हम लोग देंगे, माइल्ड या फिर क्रोनिक हाइपोकैल्सीमिया में देंगे। फॉर एक्यूट और सीवियर हाइपोकैल्सीमिया में क्या देते हैं, तो एक्यूट और सीवियर में हम लोग क्या देखते हैं, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं या फिर 3 to 4 ml ऑफ कैल्शियम क्लोराइड देते हैं। तो आईवी देते हैं, इंट्रावेनसली देंगे। ठीक है, किसको, कैल्शियम ग्लूकोनेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड को देते हैं। तो ये कितना दे सकते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट कितना दे सकते हैं, तो 10 ml। इसमें कितना देते हैं 10 ml ऑफ 10% NS या फिर 5% डेक्सट्रोज ऐसे देते हैं, या फिर कैल्शियम क्लोराइड कितना दे सकते हैं 3 to 4 ml भी देते हैं। ठीक है, उसके बाद
थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, विटामिन डी का दे सकते हैं। तो विटामिन डी का जो है क्या दे सकते हैं, कैल्सिट्रायोल दे सकते हैं। इसका क्या डोजेज है, रिकमेंडेड डोज है इसका तो कितना है 0.2 टू 0.5 मिली सेंटीग्राम mcg, मिली सेंटीग्राम पर कैप्सूल। यूनिट याद रखिएगा, मिली सेंटीग्राम पर कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्ट उसको रिकमेंड कर सकते हैं खाए, वो अपने डाइट में इंक्लूड करें। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। कैसा लगा लेक्चर हाइपोकैल्सीमिया आप लोग जरूर बताएं कमेंट्स में। थैंक यू।